नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। संसद से पहले संग्राम होने की उम्मीद जाहिर की गई है। दरअसल संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। अब इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है और लेकिन इस बार संसद में पहले के मुकाबले विपक्ष और ज्यादा हमलावर होंगे। इस बार इंडिया अलायंस ने पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष ने करीब 8 मुद्दे तय किए हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा और जवाब मांगे जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा बिहार वोटर लिस्ट का होने वाला है, जो रिवीजन का मामला आपको याद होगा SIR से जुड़ा हुआ है, जो कि चुनाव के हिसाब से सबसे प्रमुख मुद्दा है इस वक्त। तो विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगा। अब दूसरा मुद्दा पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया तंत्र की विफलता भी देश से जुड़ा हुआ क्योंकि है, इसको लेकर भी विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सुरक्षा चिंता और सीज फायर और उस पर ट्रंप का दिया गया बार बार सीज फायर को लेकर बयान, इस पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है, जो कि विपक्षी दलों की ओर से मांग उठाई जा सकती है। तो सत्र में सरकार 7 लंबित विधेयक पर विचार विमर्श करेगी और 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। अब ऐसे में ये अब तक जो बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में वो मजबूती संसद के भीतर देखने को मिले कि संसद का सत्र इस बार ज्यादा से ज्यादा रद्द ना हो, लेकिन लोगों के जो हितों के मुद्दे हैं उनको लेकर के विचार विमर्श किया जा सके। तो देखिए, संसद सत्र से ठीक पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। हो गई। देखिए, 65 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। 71 में हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। ये जो अटल जी के जमाने में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से ही था, कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। लेकिन अब कोई भी हमारे साथ नहीं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी दुनिया का देश नहीं। इतनी असफल विदेश नीति आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार की नहीं रही जो अब की है। इस पर चर्चा होना जरूरी है। और इन सबसे भी ఈనాటి ఫ్లోర్ లీడర్స్ సమావేశంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ చర్చకు వచ్చాయి. ప్రధానంగా వర్షాకాలం సెషన్ని పూర్తిగా ప్రజా సమస్యలపై, దేశం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించే బాధ్యత, సభా ఇబ్బంది లేకుండా జరిగే బాధ్యత ప్రధానంగా 2 పార్టీలపైన ఉంటుంది. అది బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్. ఈ 2 పార్టీలపైనే ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ రోజు అల్లరి జరిగినా ఒక మంచి కోఆర్డినేషన్తో సభ టైం వృధా కాకుండా అడ్జర్న్మెంట్స్ తగ్గించి ప్రజా సమస్యలపై చర్చించడం బాధ్యత అనేది చాలా ముఖ్యంగా ఈ ప్రధాన పార్టీలో ఉంటాయని చెప్పడంతో పాటు అనేకమైన రీజనల్ పార్టీస్ 2 సభల్లో సభ్యత్వం పొందిన పార్టీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వారికి సంఖ్యతో పాటు సమయం కూడా కొంచెం ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తే మా రాష్ట్ర సమస్యల్ని చర్చించడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని చాలా బలంగా వినిపించడం జరిగింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున 3 ప్రధానమైన అంశాలను ఈ సభలో పెట్టడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో ఒకటి ఈ रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो सर्वदलीय बैठक से पहले नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आए। विपक्ष पूरे मुद्दे की तैयारी करके बैठा हुआ है, तो सरकार की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। SIR का मुद्दा तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसलिए अगर SIR पर रोक नहीं लगाई गई तो बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे अभी भी रिजल्ट जान सकते हैं। बिहार में फिर बीजेपी ही जीतेगी अगर SIR नहीं रुका। ये डिप्लोमेटिक फेलियर है या सक्सेस है, ये कल आपको पार्लियामेंट में पता चलेगा। दुनिया में आज भारत का लोहा माना जा रहा है। जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया, निश्चित रूप से उनके बहुत सारे ऐसे बेसिस थे जिनको उधर जाके उद्ध्वस्त करने का काम पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ है और उसका ब्यौरा कल मंत्रियों के माध्यम से देश को दिया जाएगा। और पार्लियामेंट के पटल पे निश्चित रूप से देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा, वॉर से ज़्यादा निश्चित रूप से हमें प्रोग्रेस की चिंता है और
प्रोग्रेस करते वक्त हमारी देश की सुरक्षा से अगर कोई खिलवाड़ करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको करारा जवाब मिलेगा। इसका मुकाबला करने के लिए भारत आज दुनिया के सामने खड़ा है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी भी शायद इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें। ऑल पार्टी की मीटिंग है। ऑल पार्टी की मीटिंग में हाउस अच्छा चलाने के लिए सब पार्टियों को बुलाया है। जो भी सवाल होंगे सवाल सरकार तरफ से सुनाई जाएगी और चर्चा में भाग लेने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है। अगर वो चाहते कोई विषय उठाए उसके बारे में सरकार विचार करेगी। हमारे जो स्पीकर है चेयरमैनों विचार करेगी। बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची को और लोगों के मतदान का जो अधिकार है उसको खत्म करने का जो रचना की गई है वो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। इस तरह जो तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर देश की निगाहें हैं और इन मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। अंश वत्स जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। चंचल कुमार जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी, राकेश पोद्दार जी, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सत्ता पक्ष में आप हैं, सत्ता पक्ष तो उम्मीद लगाए बैठी है कि बस हंगामे की भेंट ना चढ़े ये सत्र, लेकिन विपक्ष की भी पूरी तैयारी। देखिए सुरभि जी, हमेशा भारत सरकार, हम लोग चाहते हैं कि देश में सुचारू रूप से संसद चले, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों चले। जिस सत्र में हम लोग विधेयक लाते हैं उस विधेयक को पास करवाया जाए। जनता के हित के मुद्दे होते हैं, लेकिन इन लोगों के पास, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो सरकार को घेरने का काम करे। आप आज सवाल था कि इन्होंने 3 मुद्दे लेके आएंगे संसद सत्र में, जो आपके द्वारा मुझे मालूम हुआ। पहला इन्होंने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट की बात करेंगे जी। तो वोटर लिस्ट का जो काम है वो भारत सरकार का काम नहीं है। वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का विषय है कि नो की सरकार का। वोटर लिस्ट तैयार करना, सत्यापन करना वो चुनाव आयोग का काम है। सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है इस सब मामलों में। तो विपक्षी दल तो यही कह रहा है सर कि बीजेपी ही तो चला रही है चुनाव आयोग। और मैं आ रहा हूँ जी। चुनाव आयोग 324 आर्टिकल से उनको पूर्ण आजादी मिली है संविधान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उनकी पूर्ण आजादी है। और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई है, जो जुलाई के 27 से 28 जुलाई को सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने अपने पास इन लोगों को बुलाया गया तो पर्याप्त रूप से एक भी बात को विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के पास नहीं रखने का काम किया। सिर्फ विपक्ष का आरोप बिना प्रमाण का होता है। संसद चलना या विधानसभा सत्र को नहीं चलने देना, यह सब राजनीति का एक विषय है। तीसरी बात कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता बढ़ रही है। आप वोटर लिस्ट ऑनलाइन है, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नंबर 6-7 से आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो सुधार कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है इन लोगों को। और हमारा कोई इरादा नहीं है, भाजपा का कोई इरादा नहीं है किसी वर्ग समुदाय का नाम कटे या जुड़े। हम तो चाहते हैं कि बिहार के अंदर 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ वोटर लिस्ट में सबका नाम आवे। जो गरीब हो, अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हो, सबका नाम आवे और सबके नाम के साथ सब लोग वोटिंग करें। आज बिहार में चाहे हम पूर्णिया की बात कर रहे हैं, अररिया की, किशनगंज की, कटिहार की बात करें, जनसंख्या 100% है, लेकिन आधार कार्ड 126 लोगों का बना हुआ, कहीं पे 121 लोगों का बना हुआ। बताइए, जहां जनसंख्या 100 लोगों की हो सकती है वहां पे 125 लोगों की आधार कार्ड बने, यानी 25 ज्यादा है। नागरिक 100 है और आधार कार्ड 125 है, तो कहीं ना कहीं विषय बनता है, सरकार जांच में की विषय रही। दूसरा था कि आज का आपका सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर का, और ऑपरेशन सिंदूर में एक गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय का प्रवक्ता आपको सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन भाजपा कह रही कि इस मुद्दे, विपक्ष इस तरह के मुद्दे को राजनीति रंग दे रही है। सरकार हर स्तर पर सतर्क है।
कांग्रेस विपक्षी दल शासनकाल में बार बार विफलता हुई, क्या उनका सवाल का जवाब इन लोगों ने दिया? राहुल गांधी जी कहते थे संसद भवन के सदन के अंदर कि 370 नहीं हटेगा, अगर 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर, जम्मू में खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 370 का लाकर वहां पे सुचारू रूप से काम किया है और सुचारू रूप से हर जनता को एकदम रक्षा करने का काम हम लोगों ने किया है। आज राहुल गांधी राष्ट्रवाद हो गए। कैसे राष्ट्रवाद हो गए? आप ही तो 370 जैसे मुद्दे को आप लोगों ने उठाने का काम किया। तो यही सब मुद्दा है इन लोगों के पास, ना कोई मुद्दा है, ना नेता है, ना नियत है, सिर्फ चलिए ठीक है, वाकई मुद्दा है विपक्ष के पास या नहीं है, ये विपक्षी दलों के क्योंकि प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं। सर बने रहिए हमारे साथ। अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अंश जी क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के पास क्या वाकई में कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से ये इस तरीके के बेफिजूल मुद्दे उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपने सुना राकेश जी को, उन्हें तो ऐसा लगता है कि आपके पास सच में कोई मुद्दा नहीं है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाकी ये जो मुद्दे अभी तक गिनाए गए हैं ये तो सब बेफिजूल हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सच्चाई ये है कि विपक्ष इस देश की आवाज है और इस देश की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आज जो हम 8 मुद्दे उठा रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से इस देश के दर्शकों, आपके जो दर्शक है उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या ये 8 मुद्दे जरूरी है या नहीं है? क्या पहलगाम हमला, जिसमें जो एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, जिसको जो है किरण रिजिजू जी ने भी स्वीकार किया था सर्वदलीय बैठक के बाद की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चूक हुई है। जो जम्मू कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी कहा है कि ये उनकी बहुत बड़ी इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं कि इतनी बड़ी चूक हो गई। तो क्या इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि उरी होता है, कि उसके बाद पुलवामा होता है, उसके बाद पहलगाम होता है, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाता है, उसके बाद इतने दिनों में 51 के करीब आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं, लेकिन सरकार की नजर कहां पे है? तो क्या ये सरकार में, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है सरकार से पूछना? क्या ये सरकार से सवाल पूछना महत्वपूर्ण नहीं है कि आज जब इस देश में, जब हम लोग जंग की पूरे मुआयने पे खड़े थे, हम लोगों ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली थी, पाकिस्तान घुटने पे आ गया था, वो नतमस्तक होने की कगार पे था, उस बीच में हमने लोगों ने क्यों सीजफायर किया और किन शर्तों पे किया? और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीजफायर की घोषणा ट्रंप करता है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 24 बार ट्रंप कहता है कि उसने मध्यस्थता करवाई है। ट्रंप कहता है कि उसने व्यापार की धमकी देकर सीजफायर करवाया है। तो ये सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा? कल ही जो है ट्रंप ने 5 जेट्स को लेकर बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में 5 जेट्स जो है वो गिराए गए। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा सरकार से जब इस देश के सीडीएस अनिल चौहान जी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है हम लोगों को नुकसान हुआ था। जब इंडियन नेवी के जो कैप्टन है शिव कुमार जी, वो कहते हैं कि हम लोगों को राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण जो है हम लोग चाहते थे कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था वो तबाह कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को रोका गया था, इस वजह से हमें नुकसान हुआ। जब इनके खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 5 एयरक्राफ्ट गिरे हैं भारत के, तो इस सरकार क्यों जो है लीपापोती में अभी भी लगी पड़ी है? तो सरकार से सवाल पूछना क्या इस देश का मुद्दा नहीं है? क्या इस देश की आंतरिक सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा को लेकर, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मोदी जी का सिर्फ यही काम रहेगा कि वो कभी किसी देश में जाएंगे, किसी देश में जाके बस मेडल पहन के एक कहानी गढ़ी जाएगी कि अच्छा पहले भारत को ऐसा वहां पे नकारा जाता था, वैसा हो रहा है? क्या सिर्फ मोदी जी सिर्फ इसी काम के लिए, या फिर संसद सिर्फ इसी काम के लिए कि सारे जो इनके एनडीए के सांसद है वो खड़े होकर सिर्फ मोदी 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 के नारे लगाएंगे और संसद में जो मेन मुद्दे उन पर चर्चा ना हो? क्या आज वोटबंदी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा, आज बिहार में सरकार का ध्यान इस चीज पर नहीं कि एक प्रकार से पूरा अपराध जंगल राज बन चुका है, गुंडा राज बिहार बन चुका है, उस बीच में सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन सरकार का ध्यान किस पे है? सर तो आप ये मानते हैं, सर तो आप ये मानते हैं, ठीक है आप लोगों के पास मुद्दे हैं, मुद्दे कल संसद के भीतर आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब तक आप लोगों की ओर से भी, चाहे उरी पर सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरीके से उरी में जब हमला हुआ और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने और कई ऐसे बदले लिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन जब जब आप लोगों की ओर से सबूत मांगे जाते तो सर सवाल तो आप भी उठा रहे ना उस देश की रक्षा प्रणाली पर भी कि क्या हमारे जो सेना इस वक्त सरहदों पर डटे हुए हैं उनसे आप ये मांग रहे हैं कि आप हमें लाके प्रूफ दीजिए? सर क्या ये ठीक है? ये देश हित में आता है?
सुरभि जी, आपका मैं सवाल का जवाब देता हूं। सच्चाई ये क्या है कि हम लोगों ने इस देश की सेना के साथ शुरुआत से खड़े हुए हैं। आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद पे कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और कांग्रेस पार्टी ने अपने एक शब्द एक स्वर में कहा, हम लोगों ने CWC का प्रस्ताव भी पारित करके कहा कि सरकार और सेना जो भी ठोस कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा यह कहा था कि हम लोग जो है इस देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद यात्रा तक निकाली थी, इस देश के सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने निकाला था। लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब हम लोग जीत की कगार पे थे, आपको याद होगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की सहायता मांगी थी कि आप लोग हमारे साथ आइए इस युद्ध के समय पे। तो चंडीगढ़ के क्या विजुअल्स आते, किसी से छुपा नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये मर मिटने की भावना थी उस समय पे। क्या ये सरकार ने फिर क्यों जो है सीज फायर कर दिया? ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा। आप जो पीओके लेने की बात करते थे, योगी जी ने कहा था कि आप मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दे दीजिए, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। तो आज आपने पीओके पे चर्चा क्यों नहीं की? आज आपने इस बात पे चर्चा क्यों नहीं की कि पाकिस्तान। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एक रिएक्शन पहले मैं आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी ले लूं और उसके बाद हम इस पर गहन तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त राकेश पोद्दार जी बैठे हुए हैं, आपके सवालों को जवाब देंगे। ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी। चंचल कुमार जी, जब हम देश की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ संसद में इन तमाम मुद्दों को आप लोग उठाना तो चाह रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों में भी वो खास एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर अब सदन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सदन से लोग भाग रहे थे, सबसे पहले विपक्ष की मांग तो यही थी कि उस समय जब विषम परिस्थिति में जब जो हमारा पहलगाम का अटैक हुआ हमारे ऊपर, उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरा विपक्ष एक सुर में, जब ट्रंप लगातार जो है देश को लगातार हमारे देश की गरिमा का जो है ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे और हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, 24 बार लगातार उस बंदे ने कहा कि हमने जो है सीज फायर कराया और हमने धमका के कराया, ये भी कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पूरे देश की आवाम ये चाह रही थी कि सत्र स्टार्ट हो और कम से कम सरकार जवाब सवाल करे। तो खैर, उसके लिए स्वागत है। कम से कम ये सरकार अब कहीं नहीं भाग सकती है। अब सरकार को सदन के अंदर जवाब देना ही पड़ेगा, पहली चीज वो तो है ही मामला। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है, आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अयोध्या और फैजाबाद रोड जो अपना लखनऊ से जो अयोध्या मार्ग हमारा है, 120 किलोमीटर में तकरीबन 24 से 25 दुकानें बढ़ा दी सरकार ने मधुशाला की जी। लेकिन ना जाने कितने स्कूल बंद कर रही है सरकार। और ये सरकार, मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये सरकार की शिक्षा प्रायोरिटी होती, अगर पढ़े लिखे लोग सत्ता में होते, अगर सही डिग्री वाले आज सत्ता में होते तो स्कूल नहीं बंद कर रहे होते, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे इतना ज्यादा लोगों के मन में कड़वाहट पैदा करने का काम सरकार के लोगों ने किया है, बीजेपी के लोगों ने किया है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक एक नौजवान बताओ कांवड़ यात्री चल रहे हैं और हमारे सेना के जवान को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, गिरा गिरा के मार रहे हैं। ये बताओ बहसी मानसिकता, ये कैसे लोगों के मन के अंदर इतनी कड़वाहट पैदा करने का काम बीजेपी ने पिछले 11-12 सालों में किया है। लोगों के मन में ये भाव पैदा किया है। अब जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हो कि भाई हमारे कांवड़ यात्रियों को लोग उपद्रवी ना कहें और कांवड़ यात्रियों को आतंकी लोग बोले, जबकि कोई नहीं बोल रहा है। ये मुख्यमंत्री जी अपने मन से अपने स्वरचित भाषा बोलते हैं। और बता दूं, ये मुख्यमंत्री सदन के अंदर से लेकर के और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों से झूठ बोलने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और लेकिन अब उसी को फॉलो करता है अधिकारी। कहीं पुलिस पिट रहा है, कहीं आम जनता पिट रही है, कहीं दुकानें जला दी जा रही, कहीं दुकानों में आग लगा दिया जा रहा है, कहीं पर लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सरेआम पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी का राज चल रहा है। मैं आपको बिलीव नहीं होगा, कल मैं अयोध्या मार्ग पे मैं चिन्हट से निकला और मुझे एक कार्यक्रम में जाना था सफदरगंज के पास में। उससे पहले अब बाराबंकी जैसे आप पहुंचो, वहां पे बैरिकेडिंग लग गई, बैरिकेडिंग पूरा कम से कम 2 से ढाई घंटे का जाम रहा। और पता चला क्या हुआ, भैया अभी आगे परसों प्रोग्राम होने वाला है कांवड़ियों का, पूरा हाईवे बंद कर रखा है। आप बताओ, मतलब कितनी लोगों को आप विश्वास नहीं करोगे। ये बैठे हैं हमारे बीजेपी के साथी, काश अगर आप वहां रहे होते। योगी मोदी के खिलाफ इतना जनाक्रोश है जनता में, इतना जनाक्रोश है
कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो किस तरीके से लोगों ने मतलब जो है अपने आप को रोक रखा है। बहुत तगड़ा आक्रोश है। जब आप जनता के बीच में जाओगे आपको एहसास होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमें सेना के ऊपर गर्व है, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, ना कोई सवाल पूछा, लेकिन सवाल तब पैदा हुआ जब हम पाकिस्तान को घुस के मार रहे थे, जब हमने लाहौर तक कब्जा कर लिया था। मीडिया के साथ हमारे बीजेपी के लोग तो कहे लाहौर आज रात खत्म, आज लाहौर की आखिरी रात, कराची तक पहुंचा हमारा जो है सैनिक दल, न जाने क्या क्या चलाया इन लोगों ने। आज कराची का तहस नहस और पाकिस्तान नस्ताबूद अगली रात नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं झेल पा रहा था तो आखिर में सीज फायर क्यों हो गया? ये जवाब तो आज तक सरकार नहीं दे पाई। और ये भी सीज फायर कौन कराया? जो सरेआम हमारे ट्रंप साहब चौधरी बन रहे, कहे मैंने कराया। लेकिन ये भाजपाई तो बेचारे, इनको शर्म ही नहीं आती है। ये बेचारे करे तो करे क्या, ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप किया था प्रधानमंत्री जी ने। और आज मैं बता दूं दुनिया में कितनी साख गिरी है हिंदुस्तान की, साख गिराया इस प्रधानमंत्री जी ने। और मैं बता दूं, आप सोचो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पाकिस्तान बन जाता है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती। आप कल्पना करिए कि जिसने हमारे पहलगाम के ऊपर हमला कराया, वहां का सेना अध्यक्ष जो है पाकिस्तान का, उसको ट्रंप साहब बुला के दावत देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र है, एक अच्छा देश है, और पाकिस्तान जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है लगातार काम कर रहा है। तो आप बताओ, ये हमारी नाकामी नहीं है? जो डंका बज रहा था जो प्रधानमंत्री मोदी जी का, और डंका कहां चला गया? आज हम कहां खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं? लेकिन ये भाजपा ही नहीं बताएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। ये केवल और केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा, सुनिए मैडम, ये झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आइए सुनते हैं। पिछले 45 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है आज के समय में। सर सवाल तो ये भी बनता है ना कि सर अगर आप लोग इतना ज्यादा बीजेपी को घेर रहे हैं, आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता में तो आक्रोश की भावना है, जनता तो देखना ही नहीं चाहती, इनके साथ खड़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 3 बार से रिपीटेशन हो रहा है। आप लोग अभी वहां दूर दूर तक नहीं पहुंच पाए हैं सर। 2024 में क्या आप लोगों को महागठबंधन करना पड़ जाता है। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो 60 से 65 सीटें गठबंधन जीत गया था, लेकिन बेईमानी करी फिर भी गठबंधन के आधार पे क्यों? मोदी जी तो ये सीना ठोक के कहते हैं, बीजेपी के लोग तो ये सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो अकेले भी अगर चुनावी मैदान में उतर जाए तो भी हम इतना ज्यादा अपने पास वो सीट्स लेकर के चले आएंगे। लेकिन हर बार गठबंधन की बात आ जाती है, और जब गठबंधन में सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपस में एक दूसरे को लेकर के ये तय ना कर लिया जाए कि मुख्य चेहरा कौन होगा। सर विपक्षी दलों के पास अभी भी मुख्य चेहरा नहीं है सर। नहीं मैडम, मैं बता दूं, 10 सेकंड समझ लीजिए। आपने गठबंधन की बात करी जी। अगर आप देखो उत्तर प्रदेश में अगर हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है, हमारा जो अलायंस है, और अगर बीजेपी की अगर हम बात करें, इनके अलायंस की बात करो अगर आप, तो बीजेपी के साथ सुभाषपा है, बीजेपी के साथ अपना दल है, बीजेपी के साथ आरएलडी है, बीजेपी के साथ निषाद समाज पार्टी है, बीजेपी के साथ 3-4 और पार्टियां। सर आप लोगों के सामने तो बहुत छोटी पार्टी है ना सर। पास सुनिए ना सर, आप लोगों के अनुसार तो बहुत छोटी पार्टी है सर। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सर, लेकिन क्यों? तो सर चुनाव दीजिए ना। नकली पार्टियों का बंधन है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके शिंदे को तोड़ करके, शिंदे जो है क्या नाम है, शिवसेना को तोड़ करके शिंदे सेना बनवा दिया। और सोचिए इन्होंने तोड़ करके उससे न करे अजित पवार जी की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ करके वहां बना दिया, जो कि भ्रष्टाचारी था, जिसको भ्रष्टाचारी का मोहर किसने लगाया था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था। आपको याद होगा, इनको तो सबसे बड़ी बात है आज के समय में जब भ्रष्टाचार की बात आती है, बीजेपी के लोग करते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं भैया बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा वाले लोग कहते हैं, अजित पवार वाले लोग कहते हैं, नारायण राणे वाले लोग कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी वाले लोग कहते हैं, मुकुल रॉय वाले, ना जाने कितने नाम है। अब राकेश जी, वही बीजेपी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने तो खूब सारे सवाल इस वक्त खड़े कर दिए हैं, और अभी आपने सुना भी कि कैसे चंचल कुमार जी भी कह रहे हैं कि ऐसा हर बार वाकई में क्यों हो जाता है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर कई भ्रष्टाचार के मामले हो, लेकिन बीजेपी का साथ पकड़ते ही उस वॉशिंग पाउडर, कौन सा वॉशिंग पाउडर होता है जो मशीन में डाल के वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है हर जगह से। अब सुरभि जी, मैं समय लूंगा, मैं सारी बातों का सवाल का बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजित पवार हो, सबके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, और देश के अंदर 25 राजनीति वाले लोगों के पे मुकदमा चल रहे हैं।
और जितने भी मुकदमा चल रहे हैं किसी को बरी नहीं किया गया, सब कोर्ट जाते हैं। कोई हेमंत अशोक चौहान की भैया ईडी ने सुन लीजिए, संपत्ति अटैच की थी, रिलीज कर दी। किया। पहले इस बात को करेक्ट कर लो। आप गलत बयानबाजी मत करिए चैनल पे बैठ करके, जनता को झूठा साबित करिए। मैडम आप तो रोको कम से कम, आप तो इनको बोलो कि झूठ मत बोलो। हम सारी बातों आप तो इनको रोक ही सकते हो। क्या बताओ, कह रहे हो कि हेमंत सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अशोक चौहान अगर खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो ईडी ने संपत्ति अटैच जो की थी रिलीज क्यों कर दी भाई? आप बताइए ना। वही भ्रष्टाचारी थे अजीत पवार, आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। आप कह रहे हो कि हमने रोक दिया है उनके खिलाफ। भाई साहब क्या करोगे, हाथ जोड़ना पड़ेगा आपको, मजबूरी आपकी है। बोलिए राकेश जी, बोलिए। सुरभि जी, मैं हर विषय का सवाल का जवाब दूंगा। इनके एक एक बात को मैंने सुना, आप इनसे मैं छोटा सारी बातों का जवाब, पीडीए क्या होता है इसका सवाल का जवाब दे दे। पीडीए से क्या उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है, पिछड़ा दलित और अगरा से? यह सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। हम सबकी बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने देश के अंदर भ्रम फैला रखा है। राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान खतरे में है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। किस व्यक्ति का संविधान खतरे में है? किस व्यक्ति ने संविधान लूटने की बात कही? अरे संविधान, अरे आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं सूची में गिनाने बैठू तो जो है नाम खत्म नहीं होंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कहती है कि 400 सीटें दे दीजिए, हमें संविधान बदलना है। आपके सारे लोकसभा के प्रत्याशी, चाहे अरुण गोविल हो, लल्लू सिंह हो, ज्योति बिरला हो, नाम गिनाने बैठूंगा जो यहाँ पे शो खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम 2 मिनट का समय दे दीजिए। चिल्लाइए मत। सुनिए, संविधान कहाँ लूटा, किसने लूटा? संविधान किसी ने लूटा तो कांग्रेस ने लूटा। अरे आपने लूटा है यार भैया, बोलने दो। आपने 11 सालों में संविधान पे इतना प्रहार किया है कि संविधान को आपने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया है। सुरभि जी, आपसे निवेदन है, दोनों प्रवक्ताओं को मैंने 25 मिनट सुनाओ, मुझे मात्र 1 मिनट दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए, राकेश जी आप अपनी बात रखिए ना। राकेश जी आप अपनी बात रखिए। मैं हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाता हूँ। इन लोगों ने अपनी बात को रखा, मैं इनका पर्दा खोल रहा हूँ, इनको तकलीफ होता है। संविधान कहाँ लूटा? तो सर सवाल तो आपसे ये भी पूछा गया था ना कि उनके बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि 25 में से 23 को तो क्लीन चिट मिल चुकी है, उसको लेकर आपने बात घुमा दी, आगे आप बढ़ गए। नहीं, मैं सुरभि की बात नहीं घुमा रहा हूँ। हेमंत बिस्व शर्मा आज भी सरकारी गवाह है, अजीत पवार आज भी सरकारी गवाह है, पटल पे रखा हुआ है। आज भी ईडी सीबीआई उनको बुलाती है, कोर्ट में बुलाया जाता है। अजीत पवार का फाइल क्लोज हो चुका है सर, भ्रष्टाचार के आरोप में कई ऐसे तथ्य होते हैं, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ। चाहे 2016 की बात सर, सवाल यही तो पूछा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुरभि जी कर रहे थे, चाहे 2019 पुलवामा की बात कर रहे थे, चाहे 2 फरवरी की बात कर रहे थे। सुन लीजिए ट्रम्प साहब ने क्या बोला था। ट्रम्प साहब ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहा है, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं है, उनका विषय है, भारत सरकार का विषय है, भारत सरकार जाने, वहां की सेना जाने। ट्रम्प का बयान है। और मैं कहना चाहता हूं, सर एक बयान को सुन लिया सर, 25 बार जब ट्रम्प ये कह देते खुले तौर पर कि सीज फायर करने के लिए मैंने कहा है, सर वो सुनाई नहीं देता क्या आपको? आपसे निवेदन है कि मेरी बात को रखा जाए। मैं कहना चाहता हूं, ट्रम्प ने क्या कहा? ट्रम्प ने कहा भारत की आत्मरक्षा करने का अधिकार है। क्यों नहीं अधिकार है भैया? और उसके आगे क्या बोला? और राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाते हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो पोत्रा साहब हैं, इनके चाचा श्री हैं, वहां पे जाते हैं, जो कहते हैं कि वहां की सांसद, अमेरिका की एक महिला सांसद कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उसके बगल में जाकर खाना खाते हैं। क्या ये भी गलत है? सर एक मिनट सर, इस बात पे मैं आऊंगी। राकेश जी 1 सेकेंड सर, आपने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया ट्रम्प को लेकर के, सर भ्रम मत फैलाइए। आपने जो स्टेटमेंट सुनाया था वो पहला स्टेटमेंट था, लेकिन उसके बाद ट्रम्प के 25 ऐसे बयान सामने आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। सर 1 मिनट राकेश जी, 1 मिनट, मैं आपको मौका दे रही हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का वो बयान हर किसी ने सुना, हर जगह उन्होंने ये बात कही है। आज भी सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स मौजूद है जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, और छोड़िए सर, सीज फायर भारत के अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने अनाउंस कैसे कर दिया? देखिए सुरभि जी, ट्रंप हो चाहे कोई हो, लेकिन मैं विषय आज इस पे रखना चाहता हूं, एक बात को उजागर करूंगा। अगर मुझे
बोलने का मौका मिलेगा। लंदन की बात करें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? सर पहले सर फिर बात को घुमा रहे आप। सर पहले उस पॉइंट पे आइए, सर पहले उस पॉइंट पे आइए। आपने गलत फैक्ट्स प्रेजेंट किए सर, आप गलत फैक्ट्स, सर नेशनल चैनल पे आप गलत फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सर बात कर रहे हैं, यहाँ पे सवालों का जवाब दीजिए। सर विपक्षी दल इससे पहले भी आप पर कई सवाल उठा चुका है राकेश जी। राकेश जी 2014 के बाद कई आतंकी हमले हुए हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं विपक्षी दल। क्या भारत में क्या रही है स्थिति? संविधान को लूटा है, संविधान को आप लोगों ने लूटा है। पिछले 11 सालों में आपने संविधान पे बार बार ऐसे प्रहार किए हैं। संविधान पर आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी रही है। आपका इतिहास इतना ज्यादा संविधान विरोधी रहा है। संविधान की स्थापना से ही आप लोग उसका विरोध करते आए हैं। आपने संविधान जलाई थी, बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी वहाँ पे कश्मीर के अंदर। संविधान की प्रतियां किसने जलाई? बाबा साहब का पुतले किसने फूके थे? अरे आपका संविधान विरोधी चेहरा इस देश के सामने शुरुआत से उजागर रहा है। राष्ट्रपति के पास 42वां संशोधन, एक मुख्यमंत्री के कहने पर जाके राष्ट्रपति से मिले तो आपातकाल घोषित कर देते हो। कौन सा संविधान? संविधान तो अरे आपके यहाँ पे संविधान को लूटा है। जनता ने नकार। अरे आज आपके यहाँ पे तानाशाही, आपके पप्पा जो तानाशाही कर रहे हैं ना, जरा मुझे मौका दीजिए। मैं बोलूंगा, सुनोगे नहीं। माई समीकरण लेके बिहार में घूम रहे हो, लालू के चरण बंद करते हो, पीडीए समीकरण लेके घूम अखिलेश यादव। दुर्बी जी जवाब तो सुनो पीडीए के बारे में। दुर्बी जी सुन लीजिए, सबका क्या विश्वास? मैडम एक मिनट जरा मेरी पीडीए 2-3 बार बोल चुके हैं। ठीक है अंश जी राकेश जी 1 मिनट। ठीक है आप चंचल जी बोलिए। सुनो मैडम देखिए, मैं भी सुन रहा था, सुनने दीजिएगा 1 मिनट। नहीं दूंगा, बोलूंगा। आपने हमें बोलने नहीं दिया, एक सवाल का जवाब में अरे सुनिए मैडम, एक प्रश्न का जवाब देता, लेकिन आप बोलने नहीं दूंगा। अब बोल के दिखाओ, पीडीए वाले, संविधान लूटने वाले, बताओ। सुनिए राहुल गांधी मैडम, पहली बात तो इन्होंने एक बात कहा कि मैडम सच्चाई है मैडम कि आपका पहली बार इन्होंने एक बात कहा कि 25 मिनट में मुझे बोलने नहीं दिया गया। 25 मिनट सुनता रहा मैं। 26 मिनट जब इस डिबेट हुई थी तो इन्होंने कहा कि 25 मिनट ये लोग बोले। सुनो पहले, सुन लो भाई, बोलने नहीं दिया। सुनो, पनरूप तरह चिल्लाओ मत, उधेर देता, माना की तरह चिल्लाओ मत। सुनो पहले हमारी बात सुन लो। अरे हमें पता है अजीत पवार, अच्छा हेमंत बिस्वा शर्मा और तुम्हारे मुलायम सिंह यादव की कहानी और अखिलेश यादव की कहानी, टोटी चोर वाले हैसियत नहीं है सिर्फ देनिका जी के बारे में बात करने के लिए। सुन लो मेरी बात को, तुम्हारी हैसियत से बहुत, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे पता है मैडम, ये बीजेपी का प्रवक्ता नहीं होता। सवाल उठाते हैं, हिंदुस्तान कराइए पहले, ये बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, आपने किसी को उठा के बैठा दिया चैनल पे। ठीक है राकेश जी, प्रवक्ता नहीं है। सुनिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, पीडीए की बात करी। पीडीए इनको कहां समझ में आने वाला है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, पीड़ित, अगड़ा, आबादी भी होगी, अगड़ा भी होगी। अरे राकेश जी 2 मिनट बोल तो लेने दीजिए, अंशवंश जी को भी मुझे समय देना है। राकेश जी अब 2 मिनट आप शांत हो जाइए। कह रहे थे कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विश्वास। सुनो, अगर एक भी सांसद का नाम बता दो जो मुसलमान समाज से हो, सबका साथ सबका विकास का घंटा है, केवल जुमले क्या होता है? सांसद अब्दुल कलाम साहब को बता दो ना, भाजपा ने बता दो। अरे अब्दुल वर्तमान 2024 के लोकसभा में एक भी सांसद का नाम बताओ मुसलमान समाज का। तुम्हारा क्या सबका साथ सबका विकास है? फर्जी बात करते हो, चल बैठ करके जुमलेबाजी करते हो, कुछ पता नहीं है आपको। वह शांत रहिए, कुछ पता नहीं है आपको, शांत रहिए। सुनिए, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, सुनिए मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं, मैडम आप भी ऑन रिकॉर्ड नोट कर लो। जनवरी 2025 में शरद चंद्र रेड्डी क्या छापा पड़ता है? रेड्डी वही जिसने पहले कहा कि ईडी ने मुझे झूठे स्टेटमेंट दिलवाना चाहती थी। गिरफ्तारी के बाद जेल जाते हैं। 9 नवंबर 2022 को 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। 6 जनवरी 2023 को फिर से शरद चंद्र रेड्डी ने शराब घोटाले में किंगपिन बताया बीजेपी ने। फिर नवंबर 2023 में जेल में रहने के दौरान बीजेपी के लिए 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। ये तुम्हारा काला चेहरा है, ये तुम्हारी सच्चाई है। अगर हिम्मत है तो बताओ। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बाकायदा ये चला था। लेकिन आप तो आप लोग सुनो, आप लोग पिछले दरवाजे से चोरी करते हो, बेईमानी करते हो। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पूरी दुनिया में थू थू हुई,
बीजेपी की। लोगों ने कहा एक सरकार वो है जो स्लाटर हाउसेस से, कंपनियों से चंदा खाती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदवाती है। जो एक सरकार वो है जो पाकिस्तानी कंपनियों से भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदवाती है। एक सरकार वो है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लोगों को ठेका पट्टा दिया। और एक नहीं, अनेकों उदाहरण है राजेश जी। अब आपको समझ में नहीं आएगी बातें ये, क्योंकि वही है कि भाई मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, सब के सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। मुझे भी पता है कि आपको भी घर में डांट पड़ती होगी। 400 वाला गैस सिलेंडर 1100 में क्यों मिलता है? घर के लोग डांटते होंगे, बताओ कौन सी पार्टी के नेता हो जो 400 का गैस सिलेंडर था वो 1100 में हो गया। आपको पेट्रोल पंप वाले जब डीजल पेट्रोल भराने जाते होंगे तब भी घर वाले डांटते होंगे, बताओ इस सरकार ने जो 55-60 रुपए का डीजल पेट्रोल था उसको 100 पार करा दिया। क्या बात करोगे आप? किस मुद्दे पे बात करोगे आप? प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। आप मुझे बता दो, जयपुर गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था, आप बताओ गांव गोद में कि चलने लगा है अभी? आप मुझे बता दो, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, आज हालत क्या है? किसानों की लागत दोगुनी कर दी आपने। आपने देखा होगा 2022 तक गंगा साफ कर रहे थे, आपने कहा 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे। इसी लखनऊ के अंदर बैठा हूं राजेश जी, एक कोई काम बता देना जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। आपके पास कोई काम नहीं है, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा आपके पास कुछ भी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब अंश जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अंश जी, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, तो इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था, ठीक है, तो भ्रष्टाचार पे इतना सारा इन्होंने बता दिया, तो भ्रष्टाचार पे एक नाम इसका भी बता पाएंगे कि 2000 जब यूपीए की सरकार थी उस समय पे प्रफुल्ल पटेल को बड़ा एयर इंडिया घोटाले के लिए कहते थे, उसको बाद में जो है क्लीन चिट मिल गई थी प्रफुल्ल पटेल को। और जब वो भी क्लीन चिट कब मिली? जब ये एनडीए की इनके मंत्री बन गए। तो क्या इसमें भी जवाब देंगे कि क्या इन्होंने यूपीए की सरकार पे झूठे आरोप लगाए थे, या फिर आज जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी में जो इनकी सरकार में शामिल हो गए हैं तो आज इस वजह से उनको छोड़ दिया गया? आज इस चीज का बताएंगे नहीं। अजीत पवार जिसमें उन्होंने 70,000 करोड़ का मोदी जी आरोप लगाते थे, उसी को आपने वित्त मंत्रालय दे दिया। अरे जो भ्रष्टाचार को आप आरोप लगाते तो उसको आप वित्त मंत्री दे देंगे। हमने सुना था कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको आप जेल में डालते हैं, अगर कोई चोरी करता है उसको आप सजा सुनाते हैं, उसको आप पैसों का ही विभाग दे देंगे। तो पहली बात सुना था। इन्होंने बात करी संविधान के खतरे को लेकर, मैं इस पे भी यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। इनके 11 साल के जो अघोषित आपातकाल, उस पे भी 150 सांसदों को निलंबित करके 3 कानून जो आपने पारित करे, उस पर आप इस जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उस पर जवाब नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से किसानों पे जो आपने 3 काले कानून थोपे थे बिना किसी चर्चा के, और उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब 750 किसान शहीद हो गए थे तो मोदी जी का जवाब आता है मेले थोड़ी ना मरे। आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। हाथरस में पहली बार इस देश ने देखा कि पुलिस ने जो है आधी रात को एक दलित बेटी को जलाया और उसके परिजन तक को देखने की अनुमति नहीं थी, उसको उसका अंतिम संस्कार तक करने की अनुमति नहीं थी उसके परिजनों को। और आप यहाँ पे संविधान की बात करते हैं, और उसी हाथरस को जो केरल से पत्रकार कवर करने आया था, उस पत्रकार को आपने गिरफ्तार कर लिया था। आपने उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया था जिसने यूपी में आपके काले चिट्टे की सच्चाई खोली थी और उसने बताया था कि मिड डे मील में आप लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। उस पत्रकार को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। चुनी हुई सरकारों को गिनाने का यहाँ पे मैं गिनाने बैठूं तो आपका जो है पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी बात नहीं खत्म होगी। लेकिन सच्चाई है कि इन सभी सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से आएगा नहीं। हम जो यहाँ पे जो 8 मुद्दे यहाँ पे की बात करने वाले थे संसद सत्र में, उन संसद के सत्र में भारतीय जनता पार्टी अब देखिएगा किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करेगी, उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। बिहार के चुनाव को यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए वो बिहार का मुद्दा है। किस प्रकार से बिहार में लोगों के वोट को, अधिकार को ही छीनने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव आयोग है ना, जो कि ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम करती है, वो कहती है कि उन्होंने जो है समरी रिवीजन कर लिया सभी विधानसभा सीटों पे और 12 लाख वोटों को आपने ऐड कर दिया। उस समय पे आपको याद नहीं है कि ये सारे इसमें फॉल्ट नाम है। आप जून 2025 तक फॉर्म 6 के तहत जो है आप नामों को उसमें शामिल कर रहे हैं लिस्ट में। और कैसे नामों को कर रहे हैं? आपके पास आधार कार्ड नहीं है,
तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए, आधार कार्ड है तो आप अपने जो है माता पिता के साइन दिखा दीजिए, माता पिता के साइन है तो चलो सरपंच के साइन दिखा दीजिए, सरपंच के यहाँ से नहीं हो सकता तो चलो बीएलओ से करवा दीजिए, बीएलओ से नहीं हो सकता तो क्या कहते हैं एक अधिकारी जब वो देख लेगा कि आपकी उम्र का मूल्यांकन करके आपका नाम शामिल कर देगा। इसके तहत जो है आप जो है जून 2025 तक नामों को शामिल कर रहे हैं, और आज आपको चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले आपको याद आता है कि अरे इसमें फॉल्ट नाम है, अगर इसमें गलत नाम है। अगर आपको इतने फॉल्टी नाम इसमें दिख रहे थे तो आपने इसको 2024 चुनाव के बाद से तब तक करके आते। आज इस समय पर तो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस पर जो है चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि आपको इतना लेट इसकी क्यों जो है आपको जागा है। एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूं, आप यहाँ पे आधार कार्ड को नहीं जोड़ रहे हैं। अरुण जेटली जी साहब तो खुद कह चुके थे जब पहले हुआ तो 2003 में कि आधार कार्ड को जोड़ने से जो है इसमें पारदर्शिता आएगी, ईज ऑफ जो है इसमें होगा वोटर वेरिफिकेशन का। तो आज के साथ हटा रहे हैं। सच्चाई है कि एसआईआर के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके इतने सारे उदाहरण हैं, मैं यहाँ पे गिनाने बैठूंगा आपका शो खत्म हो जाएगा। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जो है वो बीएलओ के साथ बैठ के वोटर लिस्ट का जो है वो देख रही है कि किसका नाम जोड़ना है किसका नाम हटाना है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देख के जाए। बरौनी के बीएलओ जो है वो कहते हैं उनकी बाकायदा जो है ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है फर्जी नामों को शामिल करने के लिए। बेगूसराय का आप लोकल जो है देखेंगे अखबार तो आपको पता चलेगा वहां पे किस प्रकार से बीएलओ ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके ऊपर दबाव है, सैलरी कटने का तक का उन पर दबाव है कि अगर वो फर्जी नाम शामिल नहीं करेंगे। अगर कितने सारे ऐसे नाम यहाँ पे आए जिन लोगों को एक्नॉलेजमेंट की स्लिप तक नहीं मिली, जबकि डीएम कहते हैं कि भैया वो तो सबको एक्नॉलेजमेंट की स्लिप बांट रहे, बीएलओ मिले नहीं, एक्नॉलेजमेंट की स्लिप नहीं मिली और लोग बागों के नाम उसमें शामिल हो गए। किस प्रकार से फर्जीवाड़ा पूरे बिहार में चल रहा है एसआईआर के नाम पे, लोग बागों की वोटबंदी की जा रही है सरकार। इसमें जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी नहीं दिया। दुनिया भर की सब बातें करेंगे, गठबंधन पे जाएंगे, पीडीए पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, राहुल गांधी जी को दुनिया भर का बातें बोलेंगे कि अरे विदेश में ऐसा बोला, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। सर सत्ता पक्ष के लोग भी तो यही पूछते हैं कि वाकई में कांग्रेस को इस गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या अपने बलबूते पर कोई चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ सकती है? क्या आज उसकी इतनी ज्यादा भद पिट चुकी है कि अगर ग्राउंड पर जब उतरने की बात आती है तो आखिर जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? या समाजवादी पार्टी में तो हमने फिर भी बदलाव देखा है सर, समाजवादी पार्टी पर तो अब लोग का भरोसा फिर भी जुटना शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस कहां पिछड़ रही है? इतनी पुरानी पार्टी है। आप लोग ये मुद्दे उठाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल देते हैं, संविधान बचाओ यात्रा निकाल देते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है सर? क्योंकि यही तो सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भारत टूटा कहां है जिसे आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? संविधान कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि सर चुनाव के समय में हमने भी देखा था आपके कई ऐसे नेता थे जो कि अलग अलग जगहों पर जाके जब चुनावी कैंपेन्स कर रहे थे तो कहते थे बीजेपी को अगर जिता दिया तो ये पूरा संविधान बदल करके रख देंगे। सर कैसे पॉसिबल है? आपके सवालों के कई जवाब है, मैं आपसे समझ चाहूंगा। सबसे पहली बात, भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी जी देश के सभी पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, महिला, युवा सबकी आवाज को सुनना चाहते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 11 सालों से नकारते आई उन लोगों की आवाज को सुनना चाहते थे। राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, जिनको भारतीय जनता पार्टी पूरे मीडिया के माध्यम से गायब कर चुकी थी, उन पर चर्चा नहीं होती थी। उन मुद्दों पर राहुल गांधी जी चर्चा करना चाहते हैं तो उन मुद्दों को उठाना चाहते थे, इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में से जो हिंदू मुसलमान लोगों को धन के आधार पे, जाति के आधार पे बांटना चाहती थी, उन लोगों को एक साथ चल के किस प्रकार से पूरा देश एक लंबी लाइन में चल के बता रहा था कि हम सब लोग एक है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग एक है, हम लोगों का सिर्फ एक ही धर्म है कि हम लोग भारतीय हैं। ये संदेश भारत जोड़ो यात्रा ने दिया था। आपने यहाँ पे गठबंधन को लेकर बात की, मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं, क्या एनडीए की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं? एनडीए में आपको पता है 12 ऐसी पार्टी जिन्होंने एक भी सांसद नहीं था 2024 के चुनाव से पहले, ऐसी पार्टियों को शामिल करने की मोदी जी की क्या जरूरत पड़ गई? मोदी जी की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई ऐसी पार्टियों को शामिल करने की जिन्होंने आज तक चुनाव तक नहीं लड़ा? ऐसी पार्टियों को भी आप शामिल कर रहे हैं, तो यहां से तो मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, यहां से बदले में मैं भी सवाल पूछूंगा। बिहार में आप जाइए, बिहार में इनका गठबंधन की पूरी राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में जाइए, वहां पे गठबंधन की राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो इनकी गठबंधन की राजनीति चल रही है। आंध्र प्रदेश में तो गठबंधन की राजनीति चल रही है। जगह जगह पे जाके इनका खुद का गठबंधन है। तो सवाल सर आप कहते हैं भारत जोड़ो उसकी जरूरत पड़ी क्योंकि अलग अलग बांटने का काम तो इन्होंने किया।
सर, इससे पहले भी आपको याद होगा साल 2024 में भी जेपी नड्डा की ओर से भी एक सवाल पूछा गया था कि आखिर कांग्रेस ही बता दे, जब ये कह रही है कि हम तो किसी के हित का नहीं सोचते हैं, कांग्रेस अगर एसटी, एससी, ओबीसी लोगों का वाकई में हित सोच रही है, आपकी पार्टी में कितने दलित नेता है, कितने एसटी, एससी, ओबीसी के नेता हैं, उसका भी डिटेल दे दीजिए। लेकिन इस पर भी आप लोग चुप्पी साध गए थे, तब आप नहीं दे पाए थे, उम्मीदवार उतारे जाते हैं। सुरभि जी हमारे तो अध्यक्ष ही आप बात कर लीजिए, हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका ही नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप बाकियों की क्या बात करें, हमारे अध्यक्ष, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, एक वो अपने दलित अध्यक्ष का नाम बताए, यहाँ पे वो एक सर संचालक का नाम बताए आरएसएस का जो पिछड़े समाज से आता हो, एक महिला का वो बताए जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, एक महिला जो है इनकी सर संचालक रही हो आरएसएस का नाम बता के जाए। मैं तो यहाँ पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करता हूँ, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। अब यहाँ पे मैं इतने सारे नाम गिना सकता हूं जो हमारे दलित रहे हैं, पिछड़े समाज से रहे हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है सर, ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये भी है कि इससे पहले भी, क्योंकि आप लोग हर बार ये हमला करते रहे हैं कि 2014 के बाद से बहुत आतंकी हमले हुए, सर इससे पहले भी कई सारे ऐसे हमले हुए थे, कई ऐसे दंगे भी हुए थे, जिसको लेकर के जब आप लोगों से भी सवाल पूछा जाता है तो आप लोग भी इसी तरीके से चुप्पी साध जाते हैं। चाहे मुरादाबाद के दंगे रहे हो, मलियाना का दंगा रहा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, इस पर चुप्पी साध जाते हैं। तो सर ये तो हर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। नहीं सुरभि जी, यहाँ पे कोई चुप्पी नहीं साधता। आज भी मैं यहाँ पे 26/11 जिसको लेकर उन्होंने इतना झूठ फैलाया था, यहाँ पे भी आज मैं आपको दर्शकों के माध्यम से सच्चाई बता देता हूँ। 26/11 के बाद हमने तब सभी आतंकियों को पकड़ा था, मार गिराया था, एक कसाब बचा था, उसको भी फांसी की सजा हुई थी। आज मैं आपसे पूछता हूँ 4 आतंकी कहाँ है, उनका नाम बता के जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी नहीं सुनिए सरबी जी, जो फर्जी स्केच दिखा रहे थे, बाद में पता चला वो स्केची फर्जी है। जो 4 आतंकियों के स्केच दिखा रहे थे वो स्केची फर्जी निकला, बाद में पता चला। 26/11 को लेकर इतने बात यहाँ पे करते हैं। हमने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया, उसको हमने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन किया। आज सच्चाई क्या कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पाकिस्तान जो है यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का, सॉरी यूएन में काउंटर टेररिज्म कमेटी का ही अध्यक्ष बन गया है। इस पर जवाब आज के दे के जाएंगे। हमने तो उसको आतंकवादी देश घोषित किया था। सर हाफिज सईद को छोड़ने का भी तो आरोप लगता रहता है। तो सर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे बाकी और दूसरी पार्टियों की रही हो, सर इस पे कई सारे सवाल खड़े होते रहे। नहीं सुरभि जी, आपको यहाँ पे एक और बात यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा। अगर आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी का 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय पे इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था कि हम लोग भारत जो है मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका खुद के सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल सर, इस चीज को हम भी स्वीकार करते हैं और इस बात को लेकर हम बीजेपी से कई बार सवाल भी पूछ चुके हैं कि इंदिरा गांधी का भी काल था जब उन्होंने अपने कार्यकाल के समय में उन्होंने किस तरीके से ये साफ तौर पर अमेरिका को कहा था कि हम अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं, हमें किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। और इसको लेकर हमने सवाल भी पूछे सर। इनके सांसद निशिकांत दुबे तो कह रहे कि भैया पाकिस्तान को जो हमने 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था, वो इंदिरा गांधी जी की सबसे बड़ी नाकामी थी। ठीक है राकेश जी, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, सर जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैडम मेरे भी सवाल ऐड कर लो, नाकामी थी भारत की। मैडम मेरे भी सवाल ऐड कर लो तो राकेश जवाब ले लो आप। ठीक है चंचल जी, जल्दी आप सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं राकेश जी से जवाब लूंगी। फिलहाल तो मेरे 2-3 वक्तव्यों का कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने देशबंदी की, अब ये वोटबंदी की लालच का। सर माफी के साथ मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन संसद के कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। मेरा तो to any of the demands of the opposition on raising issues like we are very open to discussion on important issues like Operation Sindhur related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. These are issues of great national importance. Government is not shying away from discussion. The only thing I'm saying is we will discuss under certain rules, certain procedure, with a convention which is there before us. So government will never shy away from discussion unless it is prevented under certain rules or under certain provisions. So let us be very open. Today in the all party meeting, we have very patiently heard the suggestions of the opposition members and from the ruling alliance members, and also expect that this coming monsoon session will be very productive as usual, and we are coming with
many important bills and other issues. So let us look for that. टोटल कितने बिल लेकर आ रहे हैं सर? लगभग 17 बिल और बिजनेस तो अभी हमारे पास तैयार है, और बाकी कुछ होगा वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। That when we start the discussion on the matter, we will make our stand very clear. But right now, to respond to every statements or each statement made by any political leaders of other countries doesn't require response from ministers or from the government all the time. What I'm saying is, government will respond appropriately in the parliament. मैं यही कह रहा हूँ, आप चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है या कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उपयुक्त जवाब या स्टेटमेंट जो भी होता है वो पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ को अलग से यहाँ जवाब बाहर में देना वो सही नहीं मानता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, मैं अभी घोषणा इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि आज अपोजिशन पार्टीज का और रूलिंग अलायंस का भी जो डिमांड और जो इशू रखे हैं वो फिर बीएससी में ले जाएंगे, फिर राज्यसभा का चेयरमैन लोकसभा स्पीकर के अध्यक्षता में बैठक होगी और वहाँ पे इसका फाइनल रूप दिया जाएगा, और नोटिस जो देना होता है मेंबर्स का उसका तो मना नहीं कर सकते हैं। कोई भी चर्चा के लिए मांग करना ये सदस्यों का अधिकार है, तो उसमें हम मना नहीं कर सकते। वो तो मैंने पहले बता दिया, जस्टिस वर्मा केस में जो प्रोसेस है उसमें सब पार्टी मिलकर करेंगे, उसमें ये सरकार का अकेला मूव नहीं है। That 17 bills, including about 8 new bills. Have you prioritized which are the bills to come ahead first or something? You will come to know some of the list of the agenda by tomorrow afternoon. I cannot declare about the business and agenda in terms of sequence and priorities right now, because I want to bring all those matter before the BSC. किरण सर, इंडिया ब्लॉक की बैठक में तमाम मुद्दे उठाए गए जो यहाँ पे, इसके अलावा एक मुद्दा उठाया उन लोगों ने भूपेश बघेल की। तो फिलहाल आपने सुना किरण रिजिजू की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो भी सवाल होंगे विपक्षी दलों को उन सभी को कोट किया जाएगा, उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन एक रूल्स और रेगुलेशन पहले से तय है, उसी के अनुसार। एक बार फिर से मैं अब राकेश पोद्दार जी का रुख कर रही हूं। राकेश जी, किरण रिजिजू को हमने सुनवाया भी और उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर जो भी विपक्षी दलों के सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन कानून के तहत रह के। राकेश जी, आपकी ऑडियो म्यूट है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है विपक्ष का सवाल पूछना, लेकिन जो सरकार का संविधान नियम कहता है उस पर चलेगा। अब मैं आता हूँ, आधार कार्ड पे प्रवचन दे रहे थे, आप बोले ना कांग्रेस के नेता, इनके ही नेता का पोल खोलता। जब 2009 में मनमोहन सिंह आधार कार्ड लाए थे, पी चिदम्बरम जी ने विरोध किया था। उसके बाद 2016-17 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी, जयराम रमेश, शशि थरूर, राहुल गांधी जी ने आधार कार्ड का विरोध किया था। सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2017 में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि आधार कार्ड। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अब फिर इनसे बुलवा लीजिए। राकेश जी काफी देर से सुन रहे थे, मैं आपके पास लौट जाऊंगी, लेकिन एक बार उनको भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। को प्लीज आप समय दीजिएगा इनका जवाब देने के लिए। मैंने अभी बीच में बोला नहीं, बस मैंने ये कहा कि मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। जल्दी राकेश जी, समय बहुत कम है मेरे पास। जल्दी नहीं, मैं पूरा समय लूंगा सुरभि जी, अगर आप बुलाते हैं तो सुन लीजिए। उसके बाद मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, पोल खोलूंगा इनका। अब ये कहते हैं, उसके बाद मैं आता हूं। इन्होंने कहा कि संसद भवन में 150 सांसदों को निकाला गया। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, सोनिया गांधी जी उस समय बैठी हुई थी और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता थे, और क्रमांक नंबर 13 और 14 पे कहा गया था कि नए संसद भवन में जाएंगे, कोई कागज नहीं फाड़ेंगे, ना सभापति महोदय के पैरोल के पकड़ पास में जाएंगे, नहीं जाएंगे। इन लोगों ने नियम बनाया था, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या किया,
कि कागज और पेपर फाड़ने का काम किया। और कल्याण बनर्जी जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने मिक्री की थी और राहुल गांधी विपक्ष के नेता वीडियो बना रहे थे। देखा था ना, ये भी सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? सभापति की एक गरिमा होती है। और धनखड़ साहब किसान का बेटा उनका मिक्री कर रहे थे। राहुल गांधी जी विपक्ष का काम है। और मैं इनके बातों का और सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया लिखना। सर मिमिक्री करना कानूनी तौर पे गलत कैसे हो सकता है सर? सुनिए सुरभि जी, सवाल का जवाब दूंगा। इनके सवाल का जवाब देने तो आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। इनके ही नेता हैं गठबंधन के दयानिधि मारन। दक्षिण भारत उत्तर भारत कौन करता था? यही करते थे। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने कहा अल्पसंख्यकों का इस देश पे संसाधनों पे हक है। अल्पसंख्यक कहे होते, अगर जैन की बात कहे होते, ईसाई की बात कहे होते तो अच्छी बात। उन्होंने कहा मुस्लिम को इस संसाधनों पे हक है। सुरभि जी, इनके ही सारा पोल पट्टी खोलता हूँ। और ये कहते हैं संविधान को लूटा गया। 42वां संशोधन किसके कहने पर? इनके एक सिद्धार्थ मुख्यमंत्री थे बंगाल के, और रात में जाकर राष्ट्रपति महोदय से कहते 42वां संशोधन कर आपातकाल घोषित करते हैं। क्या वो भी गलत था? 35 से 370 जैसे कानून हम तो लोकसभा, राज्यसभा, जीपीसी के माध्यम से चर्चा करवाते हैं। इन्होंने चर्चा नहीं करवाया। ठीक है अंशुपास जी, जल्दी, क्योंकि अब मेरे पास ब्रेक का समय हो रहा है। मैंने सुना है तो मुझे पूरा मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी जी की बात करने का। ये कहते हैं भ्रष्टाचार। परसों तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, परसों की बात कर ले इनके जीजा। फिर तो मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मुझे बार बार कमांड आ रही है सर, इस शो को अभी यहीं रोकना पड़ रहा है। अगर अंशुपास जी आप 1 सेकंड में या आप 15 सेकंड में आप अपनी पूरी बात रख सकते हैं तो रख दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा पहले। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग अगर ऐसे भिड़ेंगे तो मैं सर समय नहीं दे पाऊंगी। समय की पाबंदी है इस वक्त हमारे पास। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े, अंशुपास जी प्रवक्ता कांग्रेस से, चंचल कुमार जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी से। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए। हालांकि इस विषय का कोई अभी भी निष्कर्ष निकला नहीं है, लेकिन अब संसद सत्र का इंतजार करना होगा कि कितने जनता के मुद्दे सुने जाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।